नाज़रीन, यह है रेड लाइन लाइव इस्लामाबाद से। आज बंदियाल कोर्ट की तरफ से हुकूमत वक्त के बिल के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया गया। वही हालत बनी जो ज़मान पार्क में अंदर से पेट्रोल बम वाले ने फेंक कर बनाई रेंजर्स की। जब बम फेंका गया तो रेंजर्स की फोर्स तितर बितर हो गई। हुकूमत ने ये कहा है कि अब ये एक किस्म का आईनी ऐलान जंग है और इसकी मज़ाहमत की जाएगी। हुकूमत का बयान भी सामने आ गया है। जो बंदियाल कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला किया है उसके मुताबिक जो मुजवज़ा कानून है वो गैर मामूली हालात की वजह से एक प्रीएम्प्टिव इंजंक्शन का शिकार हो गया है। यानी पार्लियामेंट अब उसकी कानून साजी अगर मुकम्मल भी हो जाती है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है और अब 2 मई को ये फैसला होगा कि उस कानून की मुजवज़ा कानून की किस्मत क्या होगी, क्योंकि वो इन इफेक्ट आ नहीं सकता। हुकूमत कहती है कि हमने इसको रेजिस्ट करना है। इसके ऊपर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे जिनका तारुफ मैं 1 सेकंड में करवा देता हूँ। नून लीग के अंदर से भी एहतजाज आपको नज़र आ रहा है। उनके एक सेनेटर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्यों इतना तिल मिलाए हुए हैं अपनी कानूनी टीम पर। और नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इमरान खान, तीनों में से किसके ट्वीट ज़्यादा देखे जाते हैं हम आपको प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। हैरानकुन रिपोर्ट हमने आपके लिए मुरतब की है ट्रेंडिंग में। पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, उनका बहुत शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे सीधा जी, अब आप क्या करेंगे? कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उस पार्लियामेंट का जो कानून साजी नहीं कर सकती? गरीब को सस्ता पेट्रोल दे देंगे, अमीर का महंगा कर देंगे। यानी जजेस के पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे? अपना क्या करेंगे? पेट्रोल पंप से अगर आप करेंगे तो ज़रा कीमत बढ़ाएंगे ना। देखिए, बात ये है कि वो कानून जो भी बना नहीं है, जिसके लिए हमारे पास 10 दिन मौजूद हैं कि हम उसको वापस बुलाएं, उसमें तरामीम कर दें। हमारे पास 10 दिन मौजूद हैं कि हम उसको वापस बुलाएं, विड्रॉ कर लें। हमारे पास 10 दिन मौजूद हैं कि नए सिरे से उसको तहरीर कर दें। वो बिल जो अभी कानून नहीं बना, उस कानून को रोक दिया गया जो अभी नहीं बना। प्रीएम्प्टिव इंजंक्शन, कितनी शानदार बात है। वो आपको याद है, एलिस इन वंडरलैंड एक किताब होती थी, फिल्म भी बनी, मगर उसमें वो रेड क्वीन कहती है ऑफ विद द हेड, तो वो आगे से कहते हैं नो 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 योर मैजेस्टी, इज द ट्रायल फर्स्ट एंड देन द वर्डिक्ट। वो कहती है नो, इज द वर्डिक्ट फर्स्ट एंड देन द ट्रायल। तो आप एलिस हैं ब्लंडरलैंड में? मतलब ये वंडरलैंड तो है ना। यानी जो आज रेड क्वीन की तरह का जो फैसला, मैं फैसले को कह रहा हूँ, लेकिन वो जो नहीं होल्ड्स द फील्ड। नहीं यार, आप देखें, कोई सलीके की बात होती है। आप नहीं, आप कमाल करते हैं। यानी एक चीज बनी नहीं। वो तो अभी आपको बता दूं, हमने जस्टिस मुनीर का क्या कर लिया था, हमने मौलवी मुश्ताक का क्या कर लिया था, हमने वो कौन से थे हक साहब जिन्होंने की थी, उनका क्या कर लिया था, हमने खोसा साहब का क्या कर लिया था, डोगर साहब का क्या कर लिया आपने। लेकिन करेंगे क्या? जी, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। अभी आज आपने देखा है कि पूरी पार्लियामान, यानी 20 करोड़ लोगों की जो पार्लियामान है, वो पहले बाकायदा रेजोल्यूशंस पास कर रही थी। आज उसने वो जो ट्रंकेटेड हाउस है आपका, ट्रंकेटेड हाउस मान गए। ट्रंकेटेड हाउस होने का मतलब है ये तो नहीं कि इलेक्टेड नहीं है। और जिन्होंने ट्रंकेट किया है, जो पहले एक अदालत में जाके कहते रहे अल्लाह के वास्ते इस्तीफे मंजूर करो, फिर उसी अदालत में जाके कहते रहे अल्लाह के वास्ते इस्तीफे मत मंजूर करना, ये गुड्डी उड्डे का खेल है भाई। अच्छा नहीं है, अच्छा आई प्ले, अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ मैं दोबारा तो आप मुझे बता, आपकी हुकूमत की तरफ से बयानिया आया है कि मज़ाहमत करेंगे। आई वांट टू अंडरस्टैंड उस मज़ाहमत हम कानून क्या? देखें, हमारे पास वाहिद चीज़ है, वो है आइन साजी की ताकत और कानून साजी की ताकत। और हम आइन साजी के ज़रिए और कानून साजी के ज़रिए जो रिट हमें दी गई है, रियासत ने दी है आइन बनाने की, आइन में तरामीम करने की, कानून बनाने की, कानून में तरामीम करने की, हर सूरत उसको एक्सरसाइज करें। Which has been hit for a 6 out of जी, the वो park. 6 out of the park मैंने आपको बताया है कि ये तो ऐसे ही है ना, अगर जजमेंट को देखे तो ऐसे लगता है कोई इमरजेंसी की जजमेंट है कि आप गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले, यही तो जस्टिस मुनीर कहता था। मसला क्या है? फिर आते हैं मसले के ऊपर। तो खोखर साहब, क्या ऑप्शंस हैं मज़ाहमत की? आपके ज़हन में क्या शक्ल बनती है? हाउ इज इट प्लेइंग इटसेल्फ आउट? तलत भाई, आपके प्रोग्राम का टाइटल भी रेड लाइन है और कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता पिछले चंद माह से नहीं गुजरा कि जिसमें हर रोज़ एक नई रेड लाइन क्रॉस ना हो रही हो।
हमारी ये जो अभी रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उनके अंदर हुकूमत भी उतनी मौरूद इल्ज़ाम ठहराई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो डिवीज़न है वो भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराई जा सकती है। और अगर हम बग़ैर किसी उलझाव में, सियासी तासुब में, अंधी नफरत और अकीदत में पड़े बगैर अगर हम सिर्फ हालात का जायज़ा लेना शुरू करें तो हमें फैक्ट्स बड़े उभर कर सामने आ जाते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन कहाँ पर सही है और कौन कहाँ पर गलत है। इस फैसले में हुकूमत कहाँ पे गलत है? अब इसमें तलत भाई ये जो फैसला है, इस फैसले में ये जो नई जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, एंटिसिपेटरी इंजंक्शंस की, प्रीएम्प्टिव इंजंक्शंस की, कौमी असेंबली में और सेनेट में हर एमएनए, हर सेनेटर को यह इख्तियार है कि वो वहां पर कोई बिल जमा कराए। ठीक। और रूटीन के अंदर बिल्स के ऊपर वोटिंग्स भी होती हैं। तो क्या कल आप या कोई और पिटिशनर, अब आपको ये इख्तियार हासिल हो गया है अंडर दिस न्यू जूरिस्प्रूडेंस? जी बिल्कुल, कि अगर मैं या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब या हारून भाई अगर हाउस के अंदर कोई बिल जमा कराते हैं तो आपको ये इख्तियार है कि अंडर दिस न्यू जूरिस्प्रूडेंस आप चले जाएं अदालत में, मैं तो दूंगा, आप तो मुझे रास्ता दे दिया, और कहें कि जनाब ये फलाने साहब ने ये बिल जमा कराया है और ये पहले तारीख मौजूद है, ये प्रेसिडेंट मौजूद है और इसके ऊपर उसके तनाजुर में इसको रोका जाए। और एमएनएज और सेनेटर साहिबान जो हैं वो कोई भी बिल जमा करा सकते हैं। हमें, आपको याद होगा कि एक जमाने में हस्बा बिल आ गया था, उसका हवाला भी दिया जा रहा है, उसका हवाला भी दिया जा रहा है। तो हम फिर इस तरह ये क्या नई रस्म डालने जा रहे हैं? 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन कराने का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, मैं ये समझता हूं कि वो ठीक हुक्म है। उसके अंदर भी थोड़ी सी इस चीज के ऊपर गुंजाइश निकलती है बात करने की कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्यों नहीं है। ये गुंजाइश भी अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, फिर अगर हुकूमत का रवैया देखें तो तलत भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा क्लियर है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर कुछ चार्जेस, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर वोट नहीं कराया जाएगा। ठीक। जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन को पैसे देना शामिल है, हुकूमत उसके ऊपर वोट करा के कह रही है हमने पैसे दिए। उसके ऊपर लीगल आरा बटी हुई है, वो कह रहे हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर की रिवायत है, कानून में गुंजाइश नहीं है, कानून में आपको वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पर ही ले जाना चाहिए। मैं आपको वो आर्टिकल का जो रेलेवेंट पोर्शन है वो पढ़ के सुना देता हूं। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज चार्जेस अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड मे बी डिस्कस्ड इन नेशनल असेंबली बट शेल नॉट बी सबमिटेड टू वोट। आई मीन हाउ क्लियर, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए? ओके, तो हुकूमत और डंडी मारी इंतखाबात में और से पड़ा डंडा। तो अब इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका हो रहा है? 22 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान पे आते हैं और ये सारे इदारों का नुकसान, सारे पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है जी आप, और सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं आपके, आपने एक स्टैंड लिया हुआ इसके ऊपर। जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि आज के फैसले हुकूमत की तरफ से एक मज़ाहमती बयान आने के बाद आप क्या देखते हैं? कल परसों तरसों क्या हालात आ सकते हैं? चीफ जस्टिस डीनोटिफाई हो सकते हैं। मैं ये भी खबर देख रहा था, अगरचे मुझे उसके मंतक समझ नहीं आ रही, कि हम टेन्योर कम कर देंगे, वो 2/3 के जरिए होता है, 2/3 है नहीं नेशनल असेंबली के अंदर। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए ना, जहाँ तक ये देखा जाए कि ये सूरत हाल पैदा किस तरह हुई, पैदा इस तरह हुई है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब और प्रोविंशियल असेंबली केपी दोनों में गवर्नमेंट PTI की थी और उनको डिज़ाल्व क्यों किया गया? 5 साल के लिए वो भी इलेक्ट होकर आए थे, लोगों ने वोट्स दी हुई थी, 5 साल के लिए दी थी, और वो ये असम्बलियाँ ही नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और वजह बता दें कि इन्होंने डिज़ाल्व की क्यों? उनका ख्याल ये था कि हम डिज़ाल्व करेंगे, मरकज़ के अंदर दबाव बढ़ाएंगे, मरकज़ की असम्बली भी काम नहीं करेगी, मरकज़ को भी जाना पड़ेगा और फिर हम इंतखाबात बना के तो ताकत में आ जाएंगे। और अगर उनका ये ख्याल था तो इसमें सफ़र किसने किया? मुल्क ने किया और कौम ने किया। ठीक। उनकी सोच से नुकसान कितना हुआ? फिर वो कौमी असम्बली में बैठे हुए थे, देखें ना, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, और पहली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस हुआ है। इसका मतलब है कि इनकैपेबल हुकूमत थी। लेकिन हारून साहब, मुझे सियासतदानों की सियासी दावपेच तो समझ आते हैं, ज़रा अदालत जिसके सामने आप पेश होते हैं उसके अंदर जो काम हो रहे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहे कि सियासी स्टैंड के साथ एसोसिएट हो जाना ये किस हद तक, इसमें क्या स्ट्रेटजी? देखिए ना, इस बारे में तो पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल ने पहले एक रेजोल्यूशन पेश की थी कि हम सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अदलिया के साथ
जो मामलात हैं वो करेंगे। और जो कौन से वाली अदलिया, 4 वाली अदलिया या 3 वाली अदलिया, ये हमें अब सवाल करना पड़ेगा ना जी कि नहीं? हम तो 4 वाली अदलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं 4 वाली 3 वाली अदलिया 8 वाली अदलिया हो गई है, आज 7 दूसरी तरफ है, 8 हो गई है। लेकिन पहले ये देखें ना, पहले जब एक जज साहब की ऑडियो लीक हुई थी, आज तक उसका डिनायल आया है। वो तो बेंचेस का हिस्सा है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। वही बात है। अगर जुडिशरी, भट्टी साहब की वीडियो भी है जिसके अंदर वो 2 जजेस के नाम ले रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुडिशरी में कभी इतनी बड़ी रेफ्ट हुई है कि आधे जज एक तरफ हैं, आधे जज दूसरी, सीनियर मोस्ट जजेस हैं। और सीनियर मोस्ट, तो आप किस तरफ हैं फिर? नहीं, हम तो देखें ना, अदलिया, हमें यही शर्मिंदगी होती है कि अदलिया पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारी सोच ये थी कि अदलिया के यानी कि वर्किंग रिलेशंस ऐसे होने चाहिए और अदलिया के फैसले ऐसे होने चाहिए ताकि कौम अप्रिशिएट करे। फिलहाल तो अदलिया को अपने ऊपर आंच आने पर कोई मुझे नहीं लगता शर्मिंदगी हो रही है, बहुत बड़ा इशू है। सो आप ये चाहते हैं कि अदलिया का तकद्दुस बरकरार रहे, अगरचे बड़ा मुश्किल बरकरार रहे, लेकिन वो अब जो सूरत पहली हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि सीनियर मोस्ट जजेस अलग हैं और बाकी लोग अलग हैं। अब इसका जो इन्होंने बिल पे पास किया है इस असम्बली ने, इस असम्बली के पास जो मेजॉरिटी थी वो पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली भी थी और सेनेट भी, दोनों ने पास कर दिया। जब पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया तो उन्होंने वापस कर दिया। सियासी तज्जिया कर लेने ज़रा कि अब ये पावर पॉलिटिक्स है क्या है, आप ख्याल में क्या हो रहा है? इसका सियासी तज्जिया करूँ, आप डिपेंड करता है कि आप सियासत को सिर्फ हॉक के तौर पे देखते हैं, पावर रियल पॉलिटिक के लेंस से देखते हैं, या आप समझते हैं कि सियासत का अमल एक विजनरी अमल है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटीज़ में आती हैं। आपकी मर्ज़ी कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि किसी मुआशरे को आगे बढ़ने के लिए एक न्यूट्रल आर्बिटर की ज़रूरत होती है। इदारे क्यों बनाए जाते हैं, इदारों को क्यों मजबूत किया जाता है, अफराद को क्यों नहीं मजबूत किया जाता? उसकी वजह यह है कि आपकी कोशिश ये होती है कि इदारों की शक्ल में एक न्यूट्रल आर्बिटर रहे जो मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम पैदा करे, कि लोग जब जज फैसला करें तो कहें ठीक, पसंद नहीं आया लेकिन ठीक है, ठीक हो। मैंने कोई ऐसा तो नहीं है कि ये जज ठीक, मोटिव्स एट्रीब्यूट नहीं हो आप। जी हाँ, इदारों के ऊपर क्यों हम कहते हैं कि नहीं इदारों के खिलाफ ना बात करें? आप कहते हैं इन्होंने शहीद होना है हमारे लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए गोलियां खानी है, तो इनको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। अब हमारे मुल्क में सियासतदानों को तो छोड़ ही दें, अभी आप कैमरा उल्टा दें और लोगों से पूछे कि सियासतदान तो जो आपको जिस तरह कैंपेन्स चली हैं सियासतदानों के खिलाफ, अगर वो कैंपेन्स का मतलब, ये मैंने एक जगह करके देखा कि सियासतदानों को इतने बुरे नंबर नहीं मिलते, बाकी दूसरों को भी आज में बड़ी धुलाई होती है। देखिए भाई, हम तो आपके लिए रीअश्योरिंग होना चाहिए। हम तो 8 बजे के प्रोग्राम में आते हैं, जो सुनते हैं जिस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप चलें देख लीजिए, दूसरा जो एक इदारा है कि आप समझते हैं सहाफत हक की आवाज़ है। अब आप देखें आपने क्या हाल खवातीन का किया, क्या किन किन नामों से उनको बुलाया, किसी को सहाफ़ी कहा और दीगर जो अलकाबात खवातीन के लिए इस्तेमाल किए गए, आपने लोगों को डिस्क्रेडिट कर दिया उनकी बच्चों ये एक जिम्मेदारी जहां पे हम पे है। एक इतना बड़ा इदारा जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, जो न्यूट्रल आर्बिटर है, अगर उसमें बैठे हुए जज ये कह रहे हैं कि जजेस शुड नॉट बी सीन एज पॉलिटिशियंस इन रोब्स, कि जुब्बा पहन के सियासतदान नहीं दिखने चाहिए, और जब जजेस ये कह रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस ये कह रहे हैं कि अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो किसी एक हरीफ जो वहाँ पे स्टेक होल्डर है उसकी किसी सियासी हिकमत अमली, पॉलिटिकल उसका हिस्सा बन रहा है, उनकी किसी स्ट्रैटेजी का, और एक और इदारा डिवाइडेड और कमजोर है। नहीं, देखे ना डिवाइडेड क्यों है, आप मुझे बताएं। 15 जज हैं, आपने उसमें से 2 जजेस ऐसे लगा दिए हैं जिसके ऊपर आज आप माफी मांगते फिर। देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि माफी, मतलब आपने इदारे को, आपने उस वक्त सोचना था ना कि आपने क्यू को जंप क्यों करवाया। देखिए, मैं तो उसके मुतालिक तो मैं समझता हूं कि इसके कई जवाब, और वजीर कानून साहब कह रहे हैं कि मेरी राय के खिलाफ हुकूमत की पॉलिसी के ताबे हमने उनको इंडोर्स किया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो रवैया अपनाया है वजीर कानून ने वो ठीक है। जब आप फैसले करते हैं, मैं भी फैसले करता हूं, अगर किसी तरह पे आपको लैप्स ऑफ जजमेंट नजर आए किसी भी फैसले में, तो आप उसको रिकग्नाइज करते हैं कि आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक,
मेरा ख्याल है लैप्स ऑफ जजमेंट हुई है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इट डजंट मेक यू अ स्मॉलर वुमन और अ स्मॉलर मैन अगर आप कहें कि मैंने जो फैसला किया मुझे लगा कि, लेकिन आपको काफी इसमें हमाकत भी नजर आती है। जब आप ये कर रहे थे तो तमाम लोगों ने कहा था ये ना करें, मगर उस वक्त ये गुमान में नहीं था कि इस तरह की जजमेंट्स आएंगी या इस तरह लोगों को तो आप लाइन तोड़ सकते हैं अगर जजमेंट और उसका नहीं। देखिए ना, आपने आखिर में फैसला ये करना होता है कि ये जजेस की स्लेट है, इनमें मेरिटोरियसली सीनियरिटी की बुनियाद पे या मेरिट की बुनियाद पे, आपकी काबिलियत की बुनियाद पे, जो भी है। आर्मी चीफ की लिस्ट नहीं है ना कि चौथे को लगा देंगे, पांचवे को लगा देंगे। मुझे ये नहीं पता कि ये कानून है या नहीं, इनसे पूछ लें, जजमेंट्स मौजूद है सीनियरिटी की लिस्ट है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा, उसको एरर भी आप बेशक जान लें, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप करते हैं तो आपके गुमान में ये थोड़ी होता है कि ये 7 जज एक तरफ खड़े, वो क्यों सवाल उठा रहे। चले यार, हम तो सियासतदान हैं, आप सहाफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 6 या 7 जजेस, जिनमें से 4 जज ये कह रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये जो 184(3) में आप आए हैं मेंटेनेबल नहीं, यानी इसकी समाअत नहीं हो सकती, यानी इस मुकदमा नहीं चल सकता। जाने दीजिए, आखिरी बात कर लो। तो फिर एक और मोअज़्ज़ज़ जज ने ये लिखा कि जब वो चीज़ जो मेंटेनेबल ना हो, जो आपकी जुरिस्डिक्शन में ना आती हो, अगर उसको आप अदालत में लाएं तो ये ऐसा है जैसे आपने अब ओथ की वायलेशन की, और ऐसा है एज इफ गोया आपने आइन की वायलेशन की। आप ये हम कह रहे हैं, आप उनको आप सवाल ये उठता है, चार जजेस के नोट्स को आप अगले 20 दिन भी पढ़ते रहेंगे चीफ जस्टिस यही है। देखिए, मैंने आपको जजमेंट यही है, मैंने आपको 8 मेंबर यही है, हर एक की लेगेसी भी आपके सामने। अगर आज जस्टिस मुनीर का जिस अकीदत और एहतराम से यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, अगर लोग उस लिस्ट में कोई शामिल होना चाहेंगे तो हो ले। अच्छा, 50 साल के बाद हम, अरे हो लेना फिर भाई। हुकूमत ने कहा वेयर डिड दे गो रॉन्ग? तलत भाई, मेरे ख्याल में जहाँ पर डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि माशरे के अंदर इस्तेहकाम के लिए अदलिया का तकद्दुस, अदलिया की सैंक्टिटी और बतौर न्यूट्रल आर्बिट्रर होना एक बहुत अहम सतून है जो प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासतदानों के ऊपर भी है। हम उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जब वायलेट करना शुरू कर देंगे, फिर दूसरे फरीक के पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि वो आइन की रोशनी में अदालत का दरवाजा खटखटाए। ठीक, हमें अपनी सियासी लड़ाइयाँ, पहली चीज ये है कि हमें अदालत के पास लेके जानी ही नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अब जब इसके ऊपर आइन वाज़िया है कि जब तरीके एतमाद पेश की जा सकती है, और जिस वजीर आजम के पास अगर हाउस में नंबर नहीं है एक मतलूबा तादाद में, तो उसको फारिग होना पड़ेगा। कासिम सूरी साहब की रूलिंग ने क्या कहा? उनका कि नहीं, आप अदम एतमाद पेश ही नहीं कर सकते, गैर आईनी चीज। आर्टिकल 5 भी लगाया, वो भी याद करवा दें, ओबीडियंस टू द स्टेट। हाँ, और तो अब वो इतना गैर का आईनी काम था कि उस वक्त की ऑपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं रह गया बट टू गो टू सुप्रीम। तो बामरे मजबूरी आप कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं ना फिर। अच्छा, अब लेकिन हम असल में तो इमरान खान साहब को उस वक्त ये एहसास करना चाहिए था कि इन डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इफ ही लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द हाउस, ही शुड रिजाइन, ही शुड गो। इतना एहसास होता तो हम ये प्रोग्राम ना कर रहे होते। देखिए ना मसला, इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, के लिए हो रहा है, इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बतौर माशरा आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना, ये एक सेट प्रिंसिपल है हमारे आइन की स्कीम के तहत। अगर आज ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है तो पाकिस्तान में फिर किसी ने इलेक्शन नहीं कराने। ठीक, लेकिन आज जो हुकूमत बैठी है, जो कल आइन के तहफ्फुज के लिए वावेला कर रही थी, आज खुद वायलेट कर रही है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात को कमेटी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी पैसे ही नहीं है। तो हम सारों को अपने थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए, और इंट्रोस्पेक्शन जब हम करेंगे तो हमें उसी इंट्रोस्पेक्शन के नतीजे में सबसे पहली चीज ये मद्देनजर रखनी पड़ेगी तलत भाई कि इस वक्त 22 करोड़ लोग जिस महंगाई के हाथों ज़िबा हो रहे हैं, कि उनकी तरफ हम तवज्जो दें। ये वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि इक़्तिदार की रस्साकशी है जो अशराफिया आपस में लड़ रही है, और इसका हमारे से कोई तल्लुक नहीं। एक बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है। इदारों के ऊपर एतमाद लोगों का खत्म हो जाएगा और वो समझेंगे कि उनकी जिंदगियों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पार्लियामेंट का ना अदलिया का। लेकिन वापस आइए, अब घमसान का रन तो पड़ गया। अब उसके अंदर हम इखलाकी लेक्चर उनको देते रहे कि भैया जरा आराम से खेलो, भाई जरा इर्द गिर्द भी देखो, वो तो नहीं होने का। आपके ख्याल में ये मामला अफाम तफहीम से हल हो सकता है, या सीधी बात करें जब तक चीफ जस्टिस साहब ये मौजूद हैं ये मामला हल नहीं होने का? इट्स आइदर हिज वे और हाईवे।
ये तो फिर हिस्ट्री देखेगी। वैसे अगर जो पोजीशन देखी जाए, देख देख के थक गई है पाकिस्तान में, हम हिस्ट्री को इतनी मतलब दिखाते हैं, वो कहती है यार कुछ और काम भी करना। साकिब निसार साहब आपके सामने, उनको कोई एक बंदा जो है वो रिस्पेक्टेबली उनका नाम ले, वो तो नफ्स मुतमइन्ना है। आपने उनको इंटरव्यू नहीं देखा, वो तो कह रहे हैं जी कि मैं तो आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरा मेल जोल भी ठीक है, वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। जो उन्होंने फैसले दिए हैं तो वो तो आराम से ही जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। वैसे अब तो आराम से बाकी भी और जो हजरात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला है। आज जो हम ज़ियाउल हक से लेकर अभी तक सफ़र कर रहे हैं, सबसे जूनियर शख्स को लाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। ज़ियाउल हक चौथे नंबर से आया, उसने फिर क्या 10 साल 11 साल हुकूमत की और कौम को आगे लगाए रखा। आज उसका जो असर है ना वो आप भी फेस कर रहे हैं। तो आपको लेके रिजॉल्व होता नजर आता है? मुशर्रफ को लेके आए हैं जूनियर मोस्ट, इनके फैसलों पर जाएंगे तो माशाल्लाह फिर आपको हर मोड़ के ऊपर इसी जुडिशरी ने ज़ियाउल हक को डिफेंड किया, अयूब खान को डिफेंड किया, ज़ियाउल हक को डिफेंड किया। परवेज मुशर्रफ के बारे में तो वो उन्होंने वर्डिक्ट दिया। लेकिन मुझे इसका जवाब देना, आपको बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बार, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस का जो मूड है, जो उनके इर्द जजेस का मूड है, जो उनके फैसले हैं, उनकी मौजूदगी में मामला हल होता नजर आता है? कंसीडरिंग इन्होंने कहा कि हमने मज़ामत करनी है, हमारी रेड लाइन अब ये नहीं क्रॉस होने देंगे। मज़ामत करने का नौबत इसीलिए आई है कि जो पिछले 1 महीने से ये मामला जो चल रहे हैं, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला निकले हैं, तो वो जाहिर है इनके पास तो और का चारा ही कोई नहीं है, ये अपने आप को तो प्रोटेक्ट करने तो कानून साजी नहीं कर सकते। अब इनके पास क्या नहीं, कानून साजी जितनी इनकी असम्बली है वो तो कर रहे हैं। और अगर नहीं, अगर आप कहते हैं कि असम्बली पूरी नहीं है, तो असम्बली में जो अपोजिशन होनी चाहिए थी, नो कॉन्फिडेंस हुआ है ना, असम्बली से तो नहीं निकाला था, वो सारी असम्बली उठ के चली गई। आज कुछ भी पूरा नहीं है, ना बेंच पूरा होता है, ना मुद्दत पूरी होती है, ना इद्दत पूरी होती है। इसमें से कोई भी चीज आजकल पूरी नहीं है। तो जितने आपके पास है आपने उसी हिसाब से काम करना। लेकिन लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर पूछते हैं कि वाकईतन क्या हुकूमत के पास अल्फाज की बौछाड़ के अलावा कोई रास्ता मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, चूँकि लाइव प्रोग्राम है तो लाइव प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों ने मैसेज भी भेजे हैं। एक साहब बार बार हमें कह रहे हैं जी कि बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, बुनियादी बात बताओ कि होन की लग है। अब खोकर साहब, जो लोग ये बात करते हैं ना होन की लग है, तो उसके अंदर फिर हमें इनेविटेबली इस्टेब्लिशमेंट को लाना पड़ता है। हमारा ख्याल है कि इस तमाम मामले में न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल रह नहीं सकते और ना ही वो न्यूट्रल हैं। वो भी नहीं चाहते कि इंतखाबात जो हैं वो तोड़ के हों, वो भी इकट्ठे इंतखाबात चाहते हैं, बड़ा वाज़े है। वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि इमरान खान साहब इस हालत में, इस कैफियत में, इस ज़ुबान के साथ, इस लॉबिंग के साथ पावर में वापस आएँ। और ज़ाहिर है खुश नहीं होंगे जज साहिबान जो कुछ कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त नॉर्मली बड़ा लीथल कम्बिनेशन होता है, लेकिन अभी ये कम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। काम इस वजह से नहीं कर रहा तलत भाई कि हुकूमत की जो नॉन परफॉर्मेंस का बोझ है उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। इतनी महंगाई की जो लहर आई हुई है, 1973 से लेकर आज तक 50 साल रिकॉर्ड तोड़ा इन्फ्लेशन ने। 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त शहरी इलाकों में, और उससे भी कहीं ज़्यादा दही इलाकों में। तो लोग किसकी बात सुनेंगे? लोग नेचुरली उसी की तरफ ग्रेविटेट करेंगे जो हुकूमत वक्त को ललकारेगा। ठीक। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, तो वो कोई चीज़ चाहें क्यों? हमारी जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी नज़र में तलत भाई, वो तो यही है कि जब तक हम इस बहस को नहीं तय करेंगे कि ये मुल्क चलाना किसने है, तो हम कहीं नहीं जा सकते। रीजन में आप देखें, भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें कि ममालिक तरक्की कर रहे हैं, और अब हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ माशाल्लाह किया जाता है। हमने अगर ये अपने मुल्क की जो तारुफ है, अपने मुल्क की जो हैयत है, अगर उसको बतौर सिक्योरिटी स्टेट ही कंटिन्यू करना है, तो 75 सालों में उसका कोई खास फायदा नहीं निकला। और क्या 25 साल बाद भी हम बैठ के यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि जी कि एलिफेंट इन द रूम जो है वो अब क्या चाहता है? 100 साल किसी भी मुल्क की तारीख में एक बहुत लंबा पीरियड होता है। तो हमें यह बहस तय कर लेनी चाहिए, और ये वो बहस है जो ममालिक अपने क़याम के दौरान ही तय कर लेते हैं। और हमारे सामने जिन्ना साहब की स्टेटमेंट मौजूद है जो उन्होंने क्वेटा में दी कि ये मुल्क चलाना हम सिविलियंस का काम है, ये आप फौजी हजरात का ये काम नहीं है मुल्क चलाना। तो वो तो कभी क्लैरिटी इतनी जब हमारे फाउंडिंग फादर्स की थी, हम जब उससे आगे निकल गए, उससे डिविएट कर गए, तो नतीजा तो यही निकलना था जो लेकिन अभी भी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। ये लड़ाई जो है, वैसे डॉक्टर साहब भी है, वैसे आपकी थी नहीं। ये लड़ाई तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की थी। एक पेज पे थे तो आपसे लड़ रहे थे, फिर एक पेज टूट गया तो उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कल भी मिसाल दी थी उस राहगीर की जो मियाँ बीवी की लड़ाई में वो दिलचस्पी ले रहा था, तो उसको ईंट लग गई और वो मर गया।
क्योंकि मियाँ ने ईंट मारी, बीवी नीचे बैठ गई, राहगीर को लग गई। तो आपकी कैफियत ऐसे है, तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से क्या मदद नहीं मिल रही? इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी आपके गले में पड़ गई, क्या हुआ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो बातें अभी खोखर साहब ने की हैं, मैं तो इनकी तायीद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि फाउंडिंग फादर्स ने तो फाउंड कर दिया, मगर जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे वो कभी हमने अग्री नहीं किए। कोई भी मुआशरा जिसमें बुनियादी अकायद ही तय ना हो सके, कि वो आपके 3 ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं कि आप अमेरिका में जाएं, फ्रीडम के ख़िलाफ़ बात करें, आपकी सड़क पे लड़ाई हो जाएगी, या राइट्स की बात करें ख़िलाफ़, आप नॉर्डिक रीजन में चले जाएं, आप सोशल जस्टिस के ख़िलाफ़ बात करें, सड़क पे वो लाल पीले हो जाएंगे आपके। यहाँ पे क्या चीज़ है जिसके लिए आप लड़ाई करेंगे? मासिवा इसके कि मैंने इसको अड़ंगी दी, वो मुँह के बल गिर पड़ा, मैंने उसका मुँह गटर में डाल दिया, 3 दफ़ा डाला, फिर बाहर 7 है। ये मुआशरा ऐसे नहीं। और फिर ओवर जेलस हो के आप वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की नई इख्तरा करें कि गैर मामूली हालात हैं तो हमें ओवर रीच करके इस सियासत को ठीक करना। फिर लोग मैसेज भेज रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से आपको मदद मिल रही है, नहीं कहते जी काम की बात नहीं, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। एस्टेब्लिशमेंट का आपका वजन एस्टेब्लिशमेंट पे है, एस्टेब्लिशमेंट का वजन आप पर है, और आप कह रहे हैं कि चले मैं आपसे दोबारा इसको रिफ्रेम कर देता हूँ। ये जितने मोअज़्ज़िज़ जजेस की मैंने गुफ्तगू आपको सुनाई है, क्योंकि मुझे तो आप प्रेजुडिस कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि आपको तो मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप हाइब्रिड हैं या 2.0 हैं, ये क्या है? आप ये समझते हैं कि इनको भी मदद मिल रही है कहीं से, आप ये नहीं समझते कि कोई चीज़ खाना ख़राब हो रही है, कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ लोग सर्कस के ऊपर से पर्दा उठा के, आपने बोला ना एलिफेंट इन द रूम, तो एक कोई एलिफेंट वहाँ पे भी तो है। कोई बुनियादी अकायद जिन पे आपने चलानी है अदलिया, कोई ऐसे तो नहीं है कि आधों को निकाल दो और मैंने इन 3 के जरिए पूरी 15 का वो सुप्रीम कोर्ट चलाना है। इतना तड़ वैसे कैसे आ गया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतना तड़ कैसे आ गया? तड़ नहीं आ गया, थक जाते हैं ना। हमें ये मुस्तफ़ा साहब ने जो बात की है, ये कहाँ से तड़ आ गया इनमें? थक जाता है ना आदमी, तो फिर वो कहता है कि यार क्या है ये क्या हो रहा है? अपने बच्चों की जिंदगियां एट स्टेक हैं। हम सब जो इस मुल्क के अंदर सब बराबर के स्टेक होल्डर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी जिंदगियां गुजरी हैं उनसे बेहतर हमारे बच्चों की जिंदगियां गुजरें, मगर वो नहीं हमें ऐसा पाकिस्तान नजर आ रहा। कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत गुजरेंगे? ऐसे ही होगा कि मैं अब कोई किसी जगह के ऊपर अगर मैं बड़ा लग गया हूं आदमी, तो मैं कहूं कि अब मैं तो 3 साल तुम्हें फिक्स करता हूं, फिर 3 साल करके 75 गुजरे हैं। मेरे एक दोस्त थे हेनरी रिजॉव्स्की, तो मैंने उनको एक दफा कहा कि वी आर अ यंग कंट्री। उसने कहा यार उसने हाथ जोड़े, अल्लाह अगर आपने हालत नहीं बदली, जुमला ही बदल लो कम से कम। यू आर नॉट अ यंग कंट्री। उन्होंने मुझे यही कहा, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डीन 19 साल रहे, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो लेकिन मदद मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं, मैंने आपको बोला है कि ये मदद हमें अपने अंदर से ढूंढनी होगी और कुछ अकायद को लेके चलना होगा, और हमारे साथ अगर वेल मीनिंग लोग जो हैं वो तमाम इन अकायद के इर्द गिर्द ग्रेविटेट करना शुरू हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। हारून साहब, जो केओस है उसकी एक तारीफ ये करते हैं कि फसाद तब पड़ता है कि जब कोई भी कुछ ना कर रहा हो। तो शायद इस्टेब्लिशमेंट ने इतने अरसे जो है वो हैंड्स ऑन रहे, व्हाट्सएप के जरिए काम करते रहे, मर्जी के फैसले लेते रहे, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, हाईजैक कर लिया, सेनेट के अंदर वोट डलवा दिया, माइनॉरिटी पार्टी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया, सब कुछ किया जिसको मानते भी हैं। अब यकदम वो हो गए न्यूट्रल, पावर वैक्यूम है, तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, चीफ जस्टिस के पास जज हैं तो वो चला रहे हैं लाठी और इनको लग रही है लाठी। ये हो रहा है, ऐसा ही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल कहा है तो उनको न्यूट्रल मानना चाहिए बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये रही है कि हर शख्स ने ये कहा है कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट है वो ही हुकूमत करेगा। तो इमरान खान को पहले हुकूमत ही इस वजह से मिल गई थी, वो तो उसमें मिली है ना। इनकी हालत उनसे बड़ी बुरी है, बड़े परेशान है। इमरान खान तो बड़ा खुश गई थी, अब वो न्यूट्रल हुए हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी इमरान खान को हुई है कि ये जो अब मेरा साथ नहीं दे। नहीं, इमरान खान को क्या तकलीफ है? वो तो बड़े खुश हैं, मुश्किल में ये हैं, उनके 4 साल का जितना बर्डन है वो उन्होंने उठाया हुआ है। अभी खोखर साहब ने बात की, जिससे आप बात करें वो कहते हैं जी कि महंगाई इनके दौर में सबसे ज़्यादा तारीखी महंगाई है। इनके तो वोट ऐसी की तरह से, लेकिन उस महंगाई शुरू कहाँ से हुई थी, किसकी वजह से? इन्हें तो अब मिल रही है ना, इन्हें तो अब आगे मिली है, उस वक्त जब तबाही हो चुकी थी। तो एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई रोल प्ले करना चाहे तो मैं लीगल कम्युनिटी की जानना चाहूँगा राय क्या होगी इसकी? मेरा ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को कोई रोल नहीं प्ले करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना जोर दिखाना चाहिए और सियासत करें।
और सियासत के ज़ोर पर आएँ ताकि अपना और उन पे बेस ना करें। उन पे बेस करेंगे तो फिर उनको भी बदनाम करते हैं, खुद तो होते ही हैं। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कोकर साहब, हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि अदालत इनकी नज़र में अदल नहीं कर रही। सियासतदान जो हैं दस्तों के रिबाँ हैं और आपस में बैठ नहीं रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्लासिक केओस है, क्लासिक केओस है। और ये मज़ीद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक एनाकी की तरफ मज़ीद बढ़ेगा। देयर इज़ नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द कंट्री एट द मोमेंट, और सब एक फ्री फॉल की सूरत इख्तियार की हुई है। ना मईशत का कोई हाल है, ना सियासत का कोई हाल है। हम अंधी नफरत और अकीदत में बटा हुआ एक माशरा है कि जिसमें अगर कोई इंसान कोई सही बात भी करता है तो उस सही बात करने की गुंजाइश भी ख़त्म होती जा रही है कि अगर वो किसी एक फरीक को फ़ायदा या नुकसान देती है तो दूसरा उसके ऊपर पल पड़ता है। और आपने बिल्कुल ठीक बात की तलत भाई कि आपने जो एक बैकग्राउंड अभी चंद लम्हे पहले आपने दिया, अगर हम इस सारी सूरत हाल का खुरा निकालना, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में पंजाबी में कहते हैं कि खुरा निकालें, तो वो खुरा अगर आप निकालें तो ये तो शुरू हुआ था मेरे ख्याल में उस वक्त कि जब एक सिटिंग आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली, फिर डॉन लीक्स हो गया। फिर उसके बाद डॉन लीक्स के बाद जो साहब आए, मेरे ख्याल में मेरे तज्जिए के मुताबिक उनको पहले दिन ही पता था कि मियां साहब ने क्योंकि पिछले वाले को एक्सटेंशन नहीं दी तो मुझे भी नहीं देंगे, तो देयरफॉर ही हैड टू गो। ठीक। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दूसरी एक्सटेंशन ले ली तो उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि ये जो मौसूफ बैठे हैं ये अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और क्या पता ये मुझे एक्सटेंशन दें ना दें, या शायद किसी और को ऐसे शख्स को लगा दें कि जो बाकी लोगों को काबिल कबूल ना हो, तो देयरफॉर ही हैड टू गो। तो हम ये पर्सनल एम्बिशंस और पर्सनल अपनी, अब मैं इसके अंदर आपको एक और वाकया अगर वक्त है तो मैं कोट करूं जी कि अब जो नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त नोटिस लिया था एक्सटेंशन के ऊपर, बुनियादी तौर पे तो वो नोटिस सिर्फ इस वजह से लिया गया कि उनको प्रॉमिस किया गया था या उनको ये यकीन दिलाया गया था या कि शुबा दिलाया गया था कि जी आपकी मुद्दत मुलाजमत भी हम तौसीक करेंगे, मिलेगी। और जब नहीं मिली, और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि ये पैगाम पीपल्स पार्टी के पास उस वक्त पहुंचा, एक बिल जमा करा दिया गया था हाउस के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन सब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3-3 साल तौसीक कर दी जाए। तो आई मीन ये हम ये और क्या मुकम्मल जरा कर दूं, उनका फिर बीफ ये था, उन्होंने कहा जी कि आप मेरी एक्सटेंशन को छोड़ के अपनी एक्सटेंशन के पीछे चले गए। एग्जैक्टली। उनको तो फिर आपके साथ उनको फिर ये बताया गया जी कि हम तो आपकी एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, नून लीग वाले जो नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, वो नहीं मान। आप खोसा साहब का गुस्सा आपको समझ आ रहा होगा। तो आई मीन इस तरह किराने की दुकान नहीं चलती, इस तरह एक आप जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं जाती अनाओं पे, आप अपनी जाती जिदों पे, अपने जाती पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट के ऊपर इस तरह मुल्क नहीं चला करते। अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमें अपनी जिद और अपनी अना इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बैठ के ये 22 करोड़ लोग हैं, इन 22 करोड़ लोगों के आगे हम 30 करोड़ होंगे, 35 करोड़ होंगे, ना इनके पास सेहत है, ना इनके पास तालीम है, ना हमारी मेशत का कोई हाल है। 10 लाख बंदा इस साल पाकिस्तान से निकला है, बाहर माइग्रेट करके चला गया। पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट माइग्रेशन हुई है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कारोबारी तबका, मुझे एक दोस्त ने बताया 23,000 ट्रेड लाइसेंस सिर्फ दुबई में इशू हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। 3.5 लाख केसेस पेंडिंग है डिफरेंट लेवल्स, जिनकी टोटल जो कॉस्ट लगाई है यूएनडीपी ने, वो कहते हैं कि तकरीबन $2.5 बिलियन फंसे हुए हैं कोर्ट्स के अंदर लोगों के। बट टुवर्ड्स द वेरी एंड हमें 2 सिनेरियो दें, 30 सेकंड्स ईच, बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या हो? आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अदलिया जो है, ये तमाम लोग जिनकी वजह से, जिनकी गुफ्तगू रोज़ मैं आप पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये मेरी गुफ्तगू को ख़त्म करने का कोई सलीका बनाए। यानी एक लार्जर बेंच, तमाम लोगों को इकट्ठा करें, आप जूरिस्प्रूडेंस को सेटल करें, ठीक, आप देखें कि ये मुल्क आपने कैसे चलाना है, आप जो आपसे इख्तलाफी राय रखते हैं उनको भी आने दें, ठीक, आपके पास अगर 8 की मेजॉरिटी आप आज कह रहे हैं तो आने दें 7 को, क्या मसला हो गया, वो डिबेट खुलने दें। अगर ये नहीं हुआ तो क्या वर्स्ट केस सिनेरियो? वर्स्ट केस वही है जो अभी आप पहले बता रहे थे कि हम कह रहे हैं कि हमारी ये रेड लाइन है, उन्होंने कहा तुम्हारी रेड लाइन की ऐसी तैसी, हमारी ये रेड लाइन है। कोई और बंदा आएगा वो कहेगा मेरी ये रेड लाइन है। तो जब तकरार रेड लाइंस की होगी तो आपके प्रोग्राम में आते रहेंगे, आपका प्रोग्राम चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, यकीन माने अगर इससे भी ज्यादा इज्जत देगा और हमारा भी शाम का तो दिल लगा रहेगा, हम आते रहेंगे आपके पास। आई विश टू डू मोर प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स, लेकिन अगर आप मौका दें तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त की मज़ाहमत। लेकिन स्टोरी सिर्फ यही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान क्या हो रहा है, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, और जो अंदर हो रहा है, जो जाहिर है
उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है। हमारे पास असनात मलिक साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो एक जो हमें ज़ाहिरन नज़र आ रहा है कि दस्तो गिरबाएँ हुकूमत, कोर्ट के अंदर के डिवीज़न की भी हमने बात की। आज की प्रोसीडिंग्स की जो स्टोरी के पीछे स्टोरी है वो क्या है? देखिए, वो बहुत ही कोई अच्छी नहीं है स्टोरी, और खौफनाक जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चीज़ें जा रही हैं, बल्कि पहुंच चुकी हैं। कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न है 8-7 की है, उसमें जो मुकालमा जजेस के दरमियान आज हुआ और जिस किस्म की चीज़ें आई हैं, मज़ीद हम वो डिस्कस, क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन इतला ये है कि बहुत कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि दोनों साइड जो है अब कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई एफर्ट नहीं होगी अब कि जो माजी में भी नहीं हुई कि मामला ठीक हो। अच्छा, और आज मजीद सुने तलखी इतनी ज़्यादा होगी। तलखी पे आने से पहले आपने जो कहा ना जी कि अब दोनों साइड्स जो हैं, पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि चीफ जस्टिस साहब की 2 मुलाकातें हुई सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ, और कुछ जगह पर मैंने पढ़ा, हर जगह पे नहीं, कि दोनों रिकनसाइल कर रहे हैं। देखिए, वो एक कैंप से खबरें चलाई गई हैं, लेकिन वो खबरों में हकीकत नहीं है, वो एग्जरेट की गई। ठीक, मेरे ख्याल में तो कोई सिंसियर प्रैक्टिकल कोई स्टेप ही नहीं लिया गया जिसमें आप कहें कि जो दूसरी साइड के जजेस को साथ मिलाने के लिए। दूसरी साइड के जज जो हैं, आज उन्होंने एफर्ट भी की कि हम जो है वो इकट्ठे चलें, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सोलो फ्लाइट के मूड में, और उन्हें अंदाज़ा है कि जी मेरे साथ 7 और जजेस हैं, मेजॉरिटी है, तो मैं जो है वो प्रिवेल करूंगा, और फाइनल अथॉरिटी रूल सुप्रीम कोर्ट, और उनके अपने फैसलों ने इतना कुछ उनको इख्तियारात दे दिए कि उनको अंदाज़ा है कि ना हुकूमत के पास कोई लीगल ऑप्शन है, ना इन जजेस के पास है जो मेरे हवाले से कुछ करें। लेकिन अब लग रहा है कि दूसरी साइड पर भी बहुत कुछ होगा। मेरी इतला ये भी है, कुछ रिटायर्ड जजेस भी उन्होंने भी समझा बीच में, लेकिन बात नहीं बनी। तो अब जरा हमें सिर्फ प्ले आउट करके दिखाएं। हमने एक छत के नीचे, यानी छत वो नहीं कि एक जगह पर बैठे हुए, लेकिन एक छत के नीचे हमने 2 कोर्ट्स भी लगते हुए देखी है पाकिस्तान के। तो अनहोनी बात नहीं है, इंतहाई मायूस कुन बात है, लेकिन अनहोनी नहीं होगी। आपको उस किस्म की हालात नजर आ रहे हैं, या इंडिया में जिस तरह हुआ कि जज साहबान जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या फिर कोई स्टेटमेंट जारी हो सकती है? मैं जरा सोचना चाह रहा हूँ कि ये डिवीजन जो है इसका हतमी नतीजा क्या निकले। अब ये चीज़ मजीद 2-3 दिन में चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी, किस तरह जाएंगी, क्या होगा, क्योंकि अब हुकूमत को भी देखना होगा क्या अगर वो कोई इस किस्म का इकदाम करते हैं। रेफरेंस तो सदर जो है वो बैठ जाएगा कि जी मैं अपना माइंड अप्लाई कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ जजेस खुद करते हैं वहाँ से, तो वो फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो, ये आप पिटीशन से किसी को फारिग नहीं कर सकते, आपको जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना होगा, वहाँ दोनों इक्वल की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों धड़े जो हैं उनको इक्वल है। अगर जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मामला आता है तो चीफ जस्टिस को डोमिनेंसी है, और चीफ जस्टिस के खिलाफ आता है तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज साहब भी मेजॉरिटी ले जाएंगे। तो अब देखें, मेरा ख्याल है कि अगर ये सेनेटी प्रिवेल ना की तो अब लगता ही है कि किसी न किसी साइड पे चीज़ें लग जाएंगी। जो आज कोर्ट के अंदर जो माहौल था उसके ऊपर बड़ी बात हुई है सारे दिन के। आज बहुत ही तहम्मुल के साथ जज साहबान ने सुना, पिटिशनर्स को बोलने दिया, और ये वो कोर्ट लग ही नहीं रही थी जो अमूमन लगती है, जहाँ पर आप बात करते हैं तो ठक से ऊपर से रद्द-ए-अमल आ जाता है और फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। वाकई ऐसा था, इतना आपको तजाद नजर आ रहा था पहले और आज? ऐसा लगा, जो अभी आर्डर भी 8 पेजेस का है, वो ऐसा लग रहा है कि ये आर्डर तो 4-5 दिन से लिखा जा रहा था, और ऐसी पॉइंट जो वहाँ डिस्कस भी नहीं। अटॉर्नी जनरल खड़े हुए, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेजिस्लेशन को सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनसे 2 मिनट सुन तो लें उनसे। और इंप्रेशन ये दिया गया कि अगले हफ्ते हम में भी फिर सुने, और अटॉर्नी जनरल की इंप्रेशन, उनको ये लगा कि जी सस्पेंड नहीं करेंगे, मुझे सुन के पोलिटिकल पार्टीज के जो काउंसिल हैं उनको सुन के फिर को फैसला करेंगे। अभी टाइम भी उनके पास है, लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ, और वो जो है वो पहले से प्री डिटरमिन सब कुछ वो करके आए हुए थे। जो कुछ बोल रहे थे उन्हें अंदाजा था कि क्या उन्होंने करना है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। 1 घंटा 1.5 जो प्रोसीडिंग चली, क्योंकि इस वक्त ना रूल को फॉलो किया जा रहा है, ना ड्यू प्रोसेस को, ना कानून को, पावर की गेम हो रही है। देखें अब कौन प्रिवेल करता है। लीव इट देयर। नाज़रीन, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इमरान खान के ट्वीट्स में से ज्यादा ट्वीट्स किसके देखे जाते हैं? क्या आप जानते हैं मरियम नवाज, इमरान खान या नवाज शरीफ में से किसके ट्वीट्स ज्यादा देखे जाते हैं? आपका ख्याल है इमरान खान
बिल्कुल नहीं। अगर इनके ट्विटर अकाउंट्स के फॉलोअर्स को देखा जाए तो इमरान खान के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स 1,90,00,000 हैं, जबकि मरियम नवाज के 80 लाख और नवाज शरीफ के 10 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर सिर्फ फॉलोअर्स की तादाद को देखा जाए तो इमरान खान के ट्वीट्स को सबसे ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन हकाइक इसके बरक्स हैं। इमरान खान और मरियम नवाज के आखिरी 10 ट्वीट्स के व्यूज और रीट्वीट्स का अगर मुआवजा किया जाए तो इमरान खान की इन 10 ट्वीट्स को 80,90,000 सोशल मीडिया सार्फिन ने, जबकि मरियम नवाज के आखिरी 10 ट्वीट्स को 1,06,73,000 सार्फिन ने देखा है। अब अगर रीट्वीट्स की बात करें, जिनकी वजह से ट्वीट के व्यूज बढ़ते हैं, यानी जितने ज्यादा रीट्वीट उतने ज्यादा व्यूज। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इमरान खान के आखिरी 10 ट्वीट्स पर 1,95,000 रीट्वीट्स के बावजूद उनके व्यूज मरियम नवाज के व्यूज से खासे कम हैं, जबकि मरियम नवाज के रीट्वीट्स की तादाद सिर्फ 42,191 है। अब बात करते हैं नवाज शरीफ के आखिरी 7 ट्वीट्स की, जो कि इमरान खान और मरियम नवाज से कम है, यानी सिर्फ 7 ट्वीट्स, जिनको सिर्फ 34,014 बार रीट्वीट किया गया। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ के ट्वीट्स व्यूज 1,07,40,000 हैं, यानी मरियम नवाज और इमरान खान दोनों से बहुत ज्यादा हैं। शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता हफ्ते से तहरीके इंसाफ ऑफिशियल और लीडरान ने नून लीग के अकाउंट्स को बायकॉट करने की मुहिम चलाई हुई थी। ये एदादो शुमार हमें ये बताते हैं कि जरूरी नहीं कि रीट्वीट्स ज्यादा होने से आपके व्यूज भी ज्यादा आए। इसकी एक मिसाल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल है। अब जरा इस पर नजर डालिए। फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 88 मिलियन है और रीट्वीट्स पे नजर डाली जाए तो उनके एक ट्वीट को औसतन 2,000 से 4,000 बार रीट्वीट किया जाता है, जबकि उनके ट्वीट्स के व्यूज तकरीबन 5 लाख से 8 लाख के दरमियान होते हैं। तो इससे पता ये चला कि ज्यादा रीट्वीट करने से व्यूज नहीं बढ़ते। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ सादिया फारूक, इस्लामाबाद।